हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। और MPADPO की बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं जिसमें 1 बाय 1 एक्ट हम सारे कवर करते जा रहे हैं एक एक करके। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम का लिंक भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी लिंक और कॉमेंट भी पिन कर दूँगी। कल की वीडियो में हमने MPI एक्साइज एक्ट का चैप्टर 7 के ऑफेंसेस एंड पेनल्टी का पार्ट 1 किया था, सेक्शन 34 से सेक्शन 40A तक। ठीक है, आज की वीडियो में हम सेक्शन 41 से 49 तक कवर करेंगे और चैप्टर 7A भी हम कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा साथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है पेनल्टी से रिलेटेड कि कौन से ऑफेंस की क्या पेनल्टी होगी इस एक्ट के अंतर्गत। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेक्शन 41, मैन्युफैक्चर सेल और पोजीशन बाय वन पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ अनदर। किसी और पर्सन के बिहाफ पर, किसी और पर्सन के अकाउंट पर मैन्युफैक्चर करना, सेल करना या फिर पोजीशन में रखना। Where any intoxicant has been manufactured or sold or is possessed by any person on account of any other person and such other person knows or has reason to believe that such manufacture or sale was or that such possession is on his account, the intoxicant shall for the purpose of this act be deemed to have been manufactured or sold by or to be in the possession of such other person। तो क्या बोल रहा है सबसेक्शन 1, अगर कोई व्यक्ति इंटॉक्सिकेंट लिक्वर या कोई नशा संबंधी सब्सटेंस मैन्युफैक्चर करता है, सेल करता है या फिर पोजीशन में रखता है किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट पर, किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पर, ठीक है, या किसी दूसरे व्यक्ति के बेनिफिट के लिए, और वो जो दूसरा व्यक्ति है वो जानता है या उसके पास रीज़न है बिलीव करने का कि ये काम उसके लिए हो रहा है, तो कानूनी तौर पर ये माना जाएगा कि इंटॉक्सिकेंट उसी दूसरे व्यक्ति ने खुद मैन्युफैक्चर या सेल या पजेस किया है। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? नथिंग इन सबसेक्शन 1 शेल एब्जॉल्व एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सेल्स और हैज़ पोजीशन ऑफ एन इंटॉक्सिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ another person from liability to any punishment under this act for the unlawful manufacture, sale or possession of such intoxicant। सबसेक्शन 2 बोल रहा है सबसेक्शन 1 में किसी भी बात के होते हुए ये जो प्रोविज़न है, ये जो सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है, ये जो प्रोविज़न है ये बचाव नहीं देता है कि अगर एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पर मैन्युफैक्चर किया है, सेल किया है या पजेस किया है तो वो सज़ा से बच जाएगा। मतलब कि दोनों लोग गिल्टी होंगे, वो व्यक्ति जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर, सेल या पजेस कर रहा है और वो व्यक्ति जिसके अकाउंट पर ये सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, चलिए सेक्शन 42 देखेंगे। अटेम्प्ट टू कमिट एंड अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस, अपराधों को करने का प्रयास करना या फिर करवाने का। Whoever attempt to commit or abets any offense punishable under this act shall be liable to punishment provided for such offense। सेक्शन 42 बोल रहा है अगर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है ऑफेंस को कमिट करने की जो इस एक्ट के अंतर्गत पनिशेबल है, या फिर अबेट करता है, परमिट करता है, मदद करता है, इनकरेज करता है या प्लानिंग करता है किसी ऑफेंस को कमिट करने में, तो उस व्यक्ति को उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी जितनी कि एक्चुअल ऑफेंस के लिए प्रोवाइडेड है। चलिए सेक्शन 43 देखेंगे। प्रेजम्पशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस इन सर्टेन केसेस। Prosecution under section 34, 35 and 36. It shall be presumed until the contrary is proved that the accused person has committed an offence punishable under that section in respect of। क्या बोल रहा है सेक्शन 43? अगर प्रोसिक्यूशन चल रहा हो सेक्शन 34, 35 और 36 के अंतर्गत, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगी कि एक्यूज ने ऑफेंस किया है जब तक एक्यूज खुद कॉन्ट्ररी प्रूव ना कर दे। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है किसके ऊपर? एक्यूज्ड पर। एक्यूज्ड पर रहेगा बर्डन ऑफ प्रूफ। क्या क्लॉजेस दिए हैं? एनी इंटॉक्सिकेंट, अगर किसी के पास शराब, टोडी, भांग या कोई और इंटॉक्सिकेंट मिलता है और वो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि वो उसके पास लीगल तरीके से आया है, तो मान लिया जाएगा कि उसने ऑफेंस किया है। क्लॉज बी बोल रहा है एनी स्टील यूटेंसिल्स, इम्प्लीमेंट और एपरेटस whatsoever for the manufacture of any intoxicant other than 10। अगर किसी के पास शराब बनाने की मशीनरी, बर्तन या टूल्स, यूटेंसिल्स, ठीक है, टॉडी
के केस में छोड़कर। अगर किसी बार शराब बनाने की मशीन, बर्तन या टूल्स मिलते हैं तो कोर्ट मानेगा कि वो इलीगली मैन्युफैक्चर कर रहा था जब तक वो अच्छे से प्रूव ना कर दे कि उसने उसका यूज़ लीगल पर्पज़ के लिए किया था। और क्लॉज सी बोल रहा है any materials which have undergone any process towards the manufacture of an intoxicant or from which an intoxicant has been manufactured। अगर किसी के पास ऐसे रॉ मटेरियल्स मिलते हैं जो इंटॉक्सिकेंट बनाने के प्रोसेस में यूज़ होते हैं या जो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके हैं और वो उसका सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता, तो मान लिया जाएगा कि वो इलीगल मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व है, for the possession of which he is unable to account for satisfactorily। ठीक है। सेक्शन 43 का मकसद है कि अगर किसी के पास इंटॉक्सिकेंट, इलिसिट लिक्विड बनाने का इक्विपमेंट या रॉ मटेरियल मिलते हैं तो उसको गिल्टी प्रिज्यूम किया जाएगा जब तक वो अपनी सफाई नहीं देता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 43। अब आ जाइए सेक्शन 44 पे, क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑफ लाइसेंसी फॉर एक्ट्स ऑफ सर्वेंट। सेक्शन 44 क्या बोल रहा है, जो लाइसेंस होल्डर है उसकी क्या क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी। वेयर एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 34, 35, 36, 36A, 38, 38A और 39 is committed by any person in the employ and acting on behalf of the holder of license, permit or pass granted under this act, should holder shall also be punishable as if he had himself committed the same, unless he establishes that all due and reasonable precautions were exercised by him to prevent the commission of such offence। सेक्शन 44 बोल रहा है अगर लाइसेंसी यानी कि जिसके पास लाइसेंस है, परमिट है, पास है, उसका कोई सर्वेंट, एम्प्लॉय जो उसके बिहाफ में काम कर रहा हो, उसने कोई ऑफेंस किया है अंडर सेक्शन 34, 35, 36, 36A, 38, 38A और 39 के अंतर्गत, तो लाइसेंसी खुद भी पनिशेबल होगा एज इफ उसने खुद ही वो ऑफेंस किया हो। प्रोविजो क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन अदर देन द एक्चुअल ऑफेंडर शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एक्सेप्ट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। अगर सर्वेंट ने ऑफेंस किया और लाइसेंसी को विकेरियस लाइबिलिटी से पनिश किया गया तो लाइसेंसी को इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगी एक्सेप्ट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, यानी कि पेमेंट नहीं होगा सिर्फ इस बात को छोड़कर। मतलब कि लाइसेंसी को सिर्फ फाइन की सज़ा हो सकती है, जेल नहीं जब तक फाइन पे हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, लाइसेंसी जो है वो स्ट्रिक्ट लाइबल है सर्वेंट के एक्ट के लिए। बचाव का एक ही तरीका है प्रूव करने का कि उसने रीजनेबल प्रिकॉशन लिए थे कि वो ऑफेंस कमिट ना हो, और पनिशमेंट में सिर्फ फ़ाइन है, उसको इम्प्रिजनमेंट तभी होगी जब उसने फ़ाइन पे ना किया हो। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे सेक्शन 45 विच डील्स विथ इन्हेंस्ड पनिशमेंट आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। क्या बोल रहा है सेक्शन 45, इफ एनी पर्सन आफ्टर हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 34, 35, 36, 36A, 36B, 36C और सेक्शन 40 or under the corresponding provision in any enactment repealed by this act subsequently commits and is convicted of an offence punishable under any of those sections, he shall be liable to twice the punishment which might be imposed on a first conviction under this act। तो सेक्शन 45 बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से कन्विक्ट हो चुका है इस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि कोर्ट ने सज़ा दे दी है उसको किसी ऑफेंस के लिए जो सेक्शन 34, 35, 36, 36A, 36B, 36C या फिर 40 में लिस्टेड है, और फिर दोबारा से सब्सिक्वेंटली वो वही सेम ऑफेंस करता है, तो उसको डबल पनिशमेंट मिलेगी जो पहली बार के ऑफेंस पर मिलती। मतलब कि रिपीट ऑफेंडर को पहली बार से ज़्यादा यानी कि 2 गुना सज़ा दी जा सकती है। प्रोविजो क्या बोल रहा है इसका, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट एनी ऑफेंस विच माइट अदरवाइज हैव बीन ट्राइड समरीली अंडर चैप्टर 21 ऑफ CRPC फ्रॉम बीइंग सो ट्राइड। प्रोविजो कहता है कि अगर ऑफेंस ऐसा है जो अदरवाइज समरी ट्रायल में, जैसे कि शॉर्ट और स्पीडी ट्रायल अंडर चैप्टर 21 ऑफ CRPC ट्राई किया जा सकता है, तो उसको वैसे ही समरी ट्रायल में ट्राई किया जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर किसी ने एक बार किसी ऑफेंस के लिए जो व्यक्ति कन्विक्ट हो चुका है, ठीक है, इन सेक्शंस के अंतर्गत, और पहले ही उसे सज़ा मिल चुकी है और वो दोबारा से वही सेम ऑफेंस कमिट करता है, तो उसको उसकी दुगनी सज़ा मिल सकती है।
और प्रोविज़ो में लिखा है कि अगर ऐसा ऑफेंस है जो अदरवाइज समरी ट्रायल में ट्राई किया जा सकता है तो उसको वैसे ही समरी ट्रायल में ट्राई किया जा सकता है। और समरी ट्रायल वाला चैप्टर BNSS में चैप्टर 22 में दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन 46 डील्स विथ लाइबिलिटी ऑफ सर्टेन थिंग्स टू कॉन्फिस्केशन। कुछ चीज़ों को जब्त करने के लिए लाइबिलिटी। Whenever an offence has been committed which is punishable under this act, the intoxicant material, still, utensil, implement or apparatus in respect of or by means of which such offence has been committed, and the receptacles, packages and coverings in which any such intoxicant material, still, utensils, implements or apparatus is or are found, and the other content, if any, of the receptacles or package in which the same is or are found, and the animal carts, vessels, rafts or other conveyance used in carrying the same shall be liable for confiscation. तो सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है, जब भी इस एक्ट के अंतर्गत कोई ऑफेंस कमिट होता है तब कुछ चीज़ें जब्त की जा सकती हैं। अगर किसी इंटॉक्सिकेंट, शराब या फिर प्रोहिबिटेड आइटम से संबंधित ऑफेंस कमिट होता है तो ये सब कॉन्फिस्केशन के लायबल होंगे। क्या क्या? इंटॉक्सिकेंट इटसेल्फ, मटीरियल, स्टिल, यूटेंसिल्स, इम्प्लीमेंट, एपरेटस जो उसके बनाने में यूज़ हुए हों। ठीक है, रिसेप्टिकल, पैकेजेस और कवरिंग्स, डब्बे, बॉटल, पैकेट्स, रैपिंग और अदर कंटेंट ऑफ दोज रिसेप्टिकल, यानी कि कोई भी एनिमल्स, कार्ट, वेजल्स, राफ्ट और कन्वेंस जो ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ हुए हों। ठीक है, इन सभी चीज़ों को भी जब्त किया जा सकता है। और सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, एनी इंटॉक्सिकेंट लॉफुली इम्पोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड, हेल्ड इन पोजेशन और सोल्ड अलॉन्ग विद or in addition to any intoxicant liable to confiscation under subsection 1, and the receptacle, packages and coverings in which any such intoxicant material, still, utensil, implement or apparatus as aforesaid is or are found, and the other contents, if any, of the receptacle or packages in which the same is or are found, and the animal carts, vessels, rafts or other conveyance used in carrying the same shall likewise be liable to confiscation. सबसेक्शन 2 बोल रहा है, अगर कोई इंटॉक्सिकेंट लॉफुली यानी कि लीगल तरीके से इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर या सेल किया गया है, बट वो ऐसे इंटॉक्सिकेंट के साथ मिला है जो कॉन्फिस्केशन के लायबल है अंडर सबसेक्शन 1, तो लीगल इंटॉक्सिकेंट भी कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। यानी कि जो लीगल इंटॉक्सिकेंट होगा वो भी कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। साथ में उसके क्या क्या कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, रिसेप्टिकल, पैकेजेस, कवरिंग्स, कंटेंट्स, एनिमल्स, व्हीकल्स, वेजल्स, राफ्ट्स, सभी चीज़ें जो हैं वो कॉन्फिस्केट किए जा सकते हैं। मतलब क्या है कि इलीगल चीज़ के साथ लीगल चीज़ भी कॉन्फिस्केशन के अंतर्गत आ सकती है। इस सेक्शन का मेन पर्पस क्या है, इलीगल इक्वल ट्रेड को रोकना। सिर्फ इंटॉक्सिकेंट ही नहीं बल्कि उसके साथ जुड़ी सभी चीज़ें, मटेरियल, यूटेंसिल्स, बर्तन जो भी कन्वेंस में यूज़ हो रहा है, पैकेजिंग में यूज़ हो रहा है, ट्रांसपोर्ट में यूज़ हो रहा है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो जब्त की जा सकती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सेक्शन 47 ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन, जब्ती के आदेश। Where in any case tried by him, the magistrate decides that anything is liable to confiscation under section 46, he shall order confiscation of the same. अगर कोई केस मजिस्ट्रेट के सामने आता है और मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि कोई चीज़ सेक्शन 46 के अंतर्गत कॉन्फिस्केट हो सकती है, तो मजिस्ट्रेट उस चीज़ को कॉन्फिस्केशन के लिए ऑर्डर देना होगा। मतलब मजिस्ट्रेट का काम है डिसाइड करना और ऑर्डर पास करना अगर चीज़ कॉन्फिस्केट हो सकती है। प्रोविज़ो क्या बोल रहा है इसका, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी इन्फॉर्मेशन अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 47A हैज़ बीन रिसीव्ड बाय मजिस्ट्रेट, ही शैल नॉट पास एनी ऑर्डर इन रिगार्ड टू कॉन्फिस्केशन एज अफोरसेड until the proceedings pending before the collector under section 47A in respect of thing as aforesaid have been disposed of, and if the collector has ordered confiscation of the same under subsection 2 of section 47, the magistrate shall not pass any order in this regard. तो क्या बोल रहा है इसका प्रोविज़ो,
अगर मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 47A के सबसेक्शन 3 क्लॉज ए के अंतर्गत कोई इंटीमेशन आई है तो मजिस्ट्रेट तब तक कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर नहीं देगा जब तक कि कलेक्टर के पास चल रहा केस डिस्पोज नहीं हो जाता। अगर कलेक्टर ने चीज़ कॉन्फिस्केट करने का ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया हो तो मजिस्ट्रेट दोबारा ऑर्डर नहीं देगा। सिंपल सी बात है, कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसीलिए मजिस्ट्रेट तब तक वेट करेगा जब तक कलेक्टर का केस क्लियर ना हो जाए। अब देखते हैं सबसेक्शन 2। Where an offence under this act has been committed but the offender is not known and cannot be found, the case shall be inquired into and determined by the collector who may order confiscation. Subsection 2 बोल रहा है अगर ऑफेंडर का पता नहीं है या नहीं मिल रहा है तब कलेक्टर खुद केस को इन्वेस्टिगेट और डिसाइड करेगा और चीज़ कॉन्फिस्केट कर सकता है। यहाँ पर एक और प्रोविज़ो है, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ सीजिंग द थिंग इंटेंडेड टू बी कॉन्फिस्केटेड और विदाउट हियरिंग एनी पर्सन who may claim any right thereto and the evidence if any which he may produce in support of his claim। तो प्रोविज़ो यहाँ पे कह रहा है कि कलेक्टर कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर तुरंत नहीं दे सकता, उसको कितने महीने का वेट करना होगा, 1 महीने का, ठीक है, 1 month का उसको वेट करना होगा। सीजर के बाद जो भी क्लेम करता है उसको सुनना ज़रूरी है और एविडेंस कंसीडर करना होगा। एक और प्रोविज़ो है यहाँ पर, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ़ द थिंग इज क्वेश्चन इज लाइबल टू स्पीडी एंड नेचुरल डीके और इफ़ द कलेक्टर इज ऑफ ओपिनियन दैट द सेल वुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स ओनर, collector may at any time direct it to be sold and the provision of this subsection shall as nearly as may be practicable apply to the net proceed of such sale। तो आगे बोल रहा है कि अगर चीज़ जल्दी ख़राब होने वाली है, ठीक है, या कलेक्टर को लगे कि सेल करना ओनर के बेनिफिट में है तो कलेक्टर कभी भी चीज़ को बेचने का ऑर्डर दे सकता है। सेल के नेट प्रोसीड के लिए भी सेम रूल्स अप्लाई होंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम सेक्शन 47A पे, जो कि डील करता है कॉन्फिस्केशन ऑफ सीज्ड इंटॉक्सिकेंट्स, आर्टिकल्स, इम्प्लीमेंट, यूटेंसिल्स, मटीरियल्स, कन्वेंस एक्सेट्रा। Whenever any offence covered by clause A of clause B of subsection 1 of section 34 is committed and the quantity of liquor found at the time or in the course of detection of offence exceed 50 bulk liters, every office empowered under section 52 while seizing any intoxicant articles, implement, utensils, materials, conveyance, etc. under subsection 2 of section 34 or section 52 of that shall place on the property seized a mark indicating that the same has been no seized and shall without undue delay either produce the seized property before the officer not below the rank of district excise officer authorized by the state government by a notification in this behalf hereinafter referred to as the authorized officer or where having regard to its quantity or bulk or any other genuine difficulty it is not expedient to do so, make a report containing all the details about the seizure to him। सेक्शन 47A का सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है, अगर ऑफेंस सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज A और B के अंतर्गत होता है और जो लिक्वर है वो 50 बल्क लीटर से ज़्यादा मिलती है तो सेक्शन 52 के एम्पावर्ड ऑफिसर को सीज़र करते वक्त जो चीज़ सीज़र की जा रही होगी उस पर क्या करना होगा, एक मार्क लगाना होगा कि ये सीज्ड है। बिना डिले के चीज़ को ऑथराइज्ड ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस करना होगा जो कि डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर से बिलो रैंक का नहीं होगा। अगर क्वांटिटी या बल्क ज़्यादा हो और डायरेक्ट प्रोडक्शन मुश्किल हो तो डिटेल रिपोर्ट भेजना होगा। सिंपल सी बात है कि ज़्यादा लिक्विड या सीज चीज़ को प्रॉपर्टी मार्क करके ऑथराइज्ड ऑफिसर को तुरंत ये रिपोर्ट के थ्रू बताना ज़रूरी है, ठीक है। और सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है,
where the collector, upon production before him of intoxicant article, implement, utensils, materials, conveyance, etc., or on receipt of a report about such seizure as the case may be, is satisfied that an offence covered by clause A or clause B of subsection 1 of section 34 has been committed, and where the quantity of liquor found at the time or in the course of detection of such offence exceed 50 bulk liters, he may, on the ground to be recorded in writing, order the confiscation of the intoxicant articles, implement, utensils, material, conveyance, etc. so seized. He may, during the pendency of the proceeding for such confiscation, also pass an order of interim nature for the custody, disposal, etc. of the confiscated intoxicants, articles, implement, utensils, materials, conveyance, etc. as may appear to him to be necessary in the circumstances of the case. सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? जब कलेक्टर को वो चीज़ प्रोड्यूस की जाती है, उसके सामने वो इंटॉक्सिकेंट आर्टिकल, इम्प्लीमेंट, यूटेंसिल, मटेरियल या कन्वेंस या रिपोर्ट मिलती है, और अगर सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए और क्लॉज बी के अंतर्गत और लिक्विड 50 बल्क लीटर से ज़्यादा है, तो कलेक्टर राइटिंग में क्या करेगा? रीज़न को रिकॉर्ड करेगा और कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर दे सकता है। साथ ही इंटरिम ऑर्डर भी पास कर सकता है, जैसे कि कस्टडी, डिस्पोजल एक्सेट्रा, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होता। सिंपल सी बात है, कलेक्टर जैसे ही उसके सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, कलेक्टर के सामने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस की जाएगी, कलेक्टर चीज़ को ऑफिशियली कॉन्फिस्केट कर सकता है और टेम्पररी अरेंजमेंट भी कर सकता है। और सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है? नो ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी मेड अनलेस द कलेक्टर हैज़ sent an intimation in a form prescribed by the excise commissioner about initiation of proceedings for confiscation of seized intoxicant article, implements, utensils, materials, conveyance, etc. to the court having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure has been made. तो क्या बोल रहा है क्लॉज ए? सेक्शन 2 के अंतर्गत कोई भी आदेश नहीं बनाया जाएगा जब तक कि कलेक्टर क्या ना कर दे। कलेक्टर जब तक कलेक्टर को कोर्ट को नोटिस भेजना होगा कि कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है। तो जब तक कि कलेक्टर जो है वो नोटिस नहीं भेज देता कॉन्फिस्केशन का कोर्ट को, तब तक कोई भी आदेश सबसेक्शन 2 के अंतर्गत नहीं बनाया जाएगा। और क्लॉज बी बोल रहा है, इशूड अ नोटिस इन राइटिंग टू द पर्सन फ्रॉम whom such intoxicant article, implements, utensils, materials, conveyance, etc. have been seized, and and to any person is taking claim to and to any other person who may appear before the collector to have an interest in it. क्लॉज बी बोल रहा है, कलेक्टर को रिटन नोटिस भेजना होगा उस पर्सन को जिससे चीज़ सीज हुई है, और किसी और व्यक्ति को भी नोटिस भेजना होगा जो क्लेम करता है। ठीक है, तो जब तक वो ये वाला नोटिस जारी नहीं करेगा तब तक सबसेक्शन 2 के अंतर्गत तक कोई आदेश नहीं बनाया जाएगा। क्लॉज सी बोल रहा है, अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ द पर्सन्स रेफर्ड टू इन क्लॉज बी अबव ऑफ मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट प्रपोज्ड कॉन्फिस्केशन। सबको अपनी बात रखने का मौका मिले फाइनल कॉन्फिस्केशन के पहले। ठीक है, तो जब तक ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी तब तक भी सबसेक्शन 2 के अंतर्गत कोई आदेश नहीं बनाएगा। और क्लॉज डी है, गिवन टू द ऑफिसर अफेक्टिंग द सीजर अंडर सबसेक्शन 1 and to the person or persons who have been noticed under clause B a hearing. सीजिंग ऑफिसर और नोटिस रिसिटेंट्स को हियरिंग का चांस दिया जाएगा। जब तक उनको हियरिंग का चांस नहीं मिलता कलेक्टर के द्वारा, तब तक भी सबसेक्शन 2 के अंतर्गत कोई आदेश नहीं बनाया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ऑफेंस सेक्शन 34 के अंतर्गत और लिक्विड 50 वर्ग लीटर से ज़्यादा है तो ऑफिसर सीजर करेगा और मार्क लगाएगा, फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर को प्रोड्यूस या रिपोर्ट करेगा। कलेक्टर को चीज़ प्रोड्यूस या रिपोर्ट मिलने पर रिटन रीज़न के साथ कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर देने का पावर है। टेम्पररी कस्टडी डिस्पोजल का ऑर्डर भी दे सकता है। और सबसेक्शन 3 के अंतर्गत कॉन्फिस्केशन ऑर्डर से पहले कोर्ट को उसको क्या भेजना होगा? इंटीमेशन भेजना होगा, ओनर और क्लेमेंट्स को नोटिस देना होगा, रिप्रेजेंटेशन का चांस देना होगा और हियरिंग कंडक्ट करना होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम सेक्शन 47B, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन। Any person aggrieved by an order of confiscation passed under subsection 2 of section 47A may, within 30 days of such order, prefer an appeal to the collector concerned or to
any other officer authorized by the state government by notification as the appellate authority. Such appeal memorandum shall be accompanied by a certified copy of the order appealed against. क्या बोल रहा है सबसेक्शन 1, अगर कोई व्यक्ति कॉन्फिस्केशन ऑर्डर से डिससेटिस्फाइड है तो वो 30 दिन के अंदर अपील फाइल कर सकता है कलेक्टर के पास या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास. अपील के साथ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑर्डर अटैच करनी होगी. मतलब अगर आपको कॉन्फिस्केशन ऑर्डर पसंद नहीं, ठीक है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो 30 दिन में अपील कर सकते हो ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास. Subsection 2. The appellate authority on presentation of such memorandum of appeal issue a notice to appellant and to any other person who is likely to be adversely affected by the order that may be passed in appeal. Subsection 2 बोल रहा है appellate authority अपील रिसीव करने के बाद नोटिस भेजेगा किसको? अपीलेंट को और किसी भी दूसरे व्यक्ति को जो ऑर्डर से अफेक्ट हो सकता है. सिंपल सी बात है, अपीलेट अथॉरिटी सबको इन्फॉर्म करेगा जो अपील और फाइनल डिसीजन से अफेक्टेड हो सके नोटिस के थ्रू. सबसेक्शन 3 बोल रहा है द अपीलेट अथॉरिटी आफ्टर हियरिंग द पार्टीज टू द अपील शेल पास एन ऑर्डर कन्फर्मिंग रिवर्सिंग और मॉडिफाइंग द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन अपील्ड अगेंस्ट. अपीलेट अथॉरिटी पार्टीज को सुनने के बाद डिसाइड करेगा कॉन्फिस्केशन ऑर्डर कन्फर्म करना है या ऑर्डर को रिवर्स करना है या फिर कॉन्फिस्केशन ऑर्डर को मॉडिफाई करना है जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील लगाई गई है. अब प्रोविजो क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड दैट ही मे पास सच ऑर्डर ऑफ इंटरम नेचर फॉर कस्टडी डिस्पोजल एक्सेट्रा और द कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील as may appear to him just or proper in the circumstances of the case, but he shall have no power to stay the order of confiscation appealed against during the pendency of appeal. प्रोविजो क्या कह रहा है कि अपीलेट अथॉरिटी टेम्पररी ऑर्डर दे सकता है इंटरम कस्टडी या फिर डिस्पोजल का, लेकिन वो अपील के दौरान कॉन्फिस्केशन ऑर्डर को स्टे नहीं कर सकता. सिंपल सी बात है, अपील के दौरान चीज़ का टेम्पररी अरेंजमेंट हो सकता है लेकिन कॉन्फिस्केशन ऑर्डर को होल्ड नहीं किया जा सकता. ठीक है, अब आ जाएंगे हम सेक्शन 47C पे जो कि डील करता है रिवीजन बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी. ठीक है, अब अपीलेट अथॉरिटी के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसके अगेंस्ट में रिवीजन कहाँ होगा? कोर्ट ऑफ सेशन में. Any party to appeal aggrieved by the final order by the appellate authority under subsection 3 of section 47B may within 30 days of such order submit a petition or revision solely on the ground of illegality of such order to the court of session within the sessions division. तो यहाँ पर 47C का सबसेक्शन 1 बोल रहा है कि अगर कोई पार्टी अग्रीव्ड है अपीलेट अथॉरिटी के फाइनल ऑर्डर से जो कि सेक्शन 47B के अंतर्गत सबसेक्शन 3 के अंतर्गत बनाया गया है, तो वो 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन में रिवीजन पिटीशन फाइल कर सकता है. रिवीजन सिर्फ इलीगैलिटी के ग्राउंड पर ही हो सकता है, प्रोसीजरल या लीगल मिस्टेक. ठीक है, सिंपल सी बात है. अथॉरिटी का, अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर फाइनल होने के बाद भी अगर किसी लीगल मिस्टेक का इशू है तो कोर्ट ऑफ सेशन में 30 दिन के अंतर्गत रिवीजन किया जा सकता है. अब सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है? द कोर्ट ऑफ सेशन में इफ़ इट फाइंड्स एनी इलीगैलिटी इन द ऑर्डर ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी कन्फर्म रिवर्स और मॉडिफाई द ऑर्डर पास बाय द अपीलेट अथॉरिटी. अगर कोर्ट ऑफ सेशन को अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर में इलीगैलिटी मिलती है तो वो ऑर्डर को कन्फर्म कर सकता है, रिवर्स कर सकता है या फिर मॉडिफाई कर सकता है. प्रोविजो क्या बोल रहा है यहाँ पे? प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट ऑफ सेशन शैल हैव नो पावर्स टू स्टे द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑफ द ऑर्डर पास बाय द अपीलेट अथॉरिटी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द पिटीशन फॉर रिवीजन बिफोर इट. कोर्ट ऑफ सेशन अपील के दौरान कॉन्फिस्केशन को होल्ड नहीं कर सकता. सिंपल सी बात है, रिवीजन चल रहा हो फिर भी कॉन्फिस्केशन ऑर्डर लागू रहेगा, होल्ड नहीं किया जा सकता. चलिए अब आ जाएंगे हम सेक्शन 47D पे. Bar of jurisdiction of the court under certain circumstances. Notwithstanding anything of the contrary contained in the act or any other law for the time being in force. चाहे एक्ट या कोई और लॉ कुछ भी कहे, यहाँ एक स्पेशल रूल लागू होता है जो जनरल लॉ से ऊपर है. कौन सा है? द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑफेंसेस कवर्ड बाय क्लॉज A or B of subsection 1 of section 34 on account of which such seizure has been made shall not make any order about the disposal
custody, etc. of the intoxicant articles, implements, utensils, materials, conveyance, etc. seized after it has received from the collector an intimation under clause A of subsection 3 of section 47A about the initiation of the proceeding for confiscation of seized property. जो कोर्ट ऑफेंस सेक्शन 41 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए और बी के अंतर्गत ट्राई करता है और जिस ऑफेंस की वजह से चीज़ सीज हुई है, वो कोर्ट सीज्ड मटेरियल को डिस्पोजल, कस्टडी एक्सेट्रा के लिए ऑर्डर नहीं दे सकता। और अगर कोर्ट को कलेक्टर ने सेक्शन 47A के सबसेक्शन 3 के क्लॉज ए के अंतर्गत कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होने का इंटीमेशन भेज दिया है, तो कोर्ट कॉन्फिस्केशन से रिलेटेड ऑर्डर पास नहीं करेगा। सिंपल सी बात बोल रहा है सेक्शन 47D, अगर कलेक्टर ने कोर्ट को कॉन्फिस्केशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होने से पहले इंटीमेशन भेज दी है सेक्शन 47A के अंतर्गत, तो कोर्ट सीज्ड मटेरियल को डिस्पोज या फिर कस्टडी के लिए ऑर्डर नहीं कर सकता, यानी कि कलेक्टर के कॉन्फिस्केशन प्रोसेस में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। चलिए अब आ जाएंगे हम सेक्शन 48 पे, विच डील्स विद पावर ऑफ कंपाउंड ऑफेंसेस एंड इम्पोज पेनल्टी। द एक्साइज कमिश्नर और द कलेक्टर में, एक्साइज कमिश्नर या कलेक्टर के पास स्पेशल पावर्स हैं। कौन सी पावर्स हैं? एक्सेप्ट फ्रॉम any person whose license, permit or pass is liable to be cancelled or suspended under clause A or clause B of section 31, or who is reasonably believed to have committed an offence under section 37, 38, 38A, except cases involving admixture of an intoxicant with any noxious drugs, or section 39, a sum of money not exceeding 10,000 rupees in lieu of such cancellation or suspension, or by way of composition for such offence as the case may be, or may impose as a penalty a sum not exceeding 10,000 rupees, and may in either case the confiscation of articles which are seized। तो एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर के पास स्पेशल पावर है कि अगर किसी का लाइसेंस, परमिट या पास कैंसिल और सस्पेंड हो सकता है अंडर सेक्शन 31 ऑफ क्लॉज ए और बी, या किसी पर सेक्शन 37, 38 और 38A एक्सेप्ट एडमिक्सचर विद ड्रग्स और 39 के ऑफेंस का सस्पिशियन है, तो एक्साइज कमिश्नर या कलेक्टर मनी एक्सेप्ट कर सकता है मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ इंस्टेड ऑफ कैंसिलेशन और सस्पेंशन और एज कॉम्पोजिशन, और पेनल्टी इम्पोज कर सकता है 10,000 तक की। सीज्ड आर्टिकल को कॉन्फिस्केट भी कर सकता है अगर ज़रूरत हो तो क्या बोल रहा है सीक्शन 48 का क्लॉज ए, स्मॉल ऑफेंसेस के लिए फ़ाइन 10,000 तक एक्सेप्ट करके केस कंपाउंड कर सकते हैं और सीज आर्टिकल्स को भी कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। ठीक है, और क्लॉज बी क्या बोल रहा है? In any case in which any property has been seized as liable to confiscation under this act, may at any time before an order of confiscation has been passed by a judicial magistrate, release the same on payment of the value thereof as estimated by the excise commissioner or the collector। अगर प्रॉपर्टी सीज हो गई है और मजिस्ट्रेट का कॉन्फिस्केशन ऑर्डर पास नहीं हुआ, तो एक्साइज कमिश्नर या फिर कलेक्टर आर्टिकल को, मटेरियल को रिलीज़ कर सकता है। बस आर्टिकल की वैल्यू पे करनी होगी जो कमिश्नर और कलेक्टर एस्टिमेट करें। ठीक है, मतलब मजिस्ट्रेट ऑर्डर से पहले सीज प्रॉपर्टी की वैल्यू पे करके रिलीज़ हो सकती है। और सबसेक्शन 2 बोल रहा है ऑन द पेमेंट ऑफ सच सम ऑफ मनी और सच वैल्यू और बोथ एज द केस मे बी टू द एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर, द एक्यूज्ड पर्सन इफ इन कस्टडी शैल बी डिस्चार्ज्ड, the property seized if any shall be released, and no further proceeding shall be taken against such person or property। जब फाइन और वैल्यू पे कर दी तो एक्यूज को रिलीज़ किया जाएगा अगर कस्टडी में है, सीज्ड प्रॉपर्टी को रिलीज़ किया जाएगा और कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी अगेंस्ट एक्यूज या प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है, फाइन और वैल्यू पे करने के बाद एक्यूज फ्री और प्रॉपर्टी रिटर्न हो जाती है, केस सेटल्ड मान लिया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेक्शन 48A पे, विच डील्स विद स्पेशल प्रोविजन फॉर द imposition of penalty by the excise commissioner or collector। Notwithstanding the limit of penalty of rupees 10,000 prescribed under subsection 1 of section 48,
The excise commissioner or collector, in the event of any breach of contravention of the rules or condition of license, may impose penalty to the extent provided in such rules or condition of license under the provision of this act. तो 48A बोल रहा है कि चाहे सेक्शन 48 के सबसेक्शन 1 में 10,000 का लिमिट दिया गया हो, अगर कोई रूल्स या लाइसेंस कंडीशन वायलेट करता है तो एक्साइज कमिश्नर या कलेक्टर रूल्स या लाइसेंस में जो मैक्सिमम पेनल्टी अलाउड है उसके हिसाब से पेनल्टी लगा सकता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 48A. मतलब कि सेक्शन 48 में जो 10,000 का पेनल्टी लिमिट है, लेकिन अगर लाइसेंस रूल्स या कंडीशन वायलेट हुई तो रूल्स में जो मैक्सिमम पेनल्टी अलाउड है वो लगा सकते हैं. मतलब कि 10,000 लिमिट ओवरराइड हो सकता है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में. चलिए इस चैप्टर का हम लास्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 49, विच डील्स विथ penalty on officers making vexatious search, seizure, detention or arrest. Any excise officer or officer of the police, land revenue department or any other person duly empowered under section 52 who vexatiously and unnecessarily, अगर कोई excise officer, पुलिस, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर या सेक्शन 52 के अंतर्गत कोई एम्पावर्ड पर्सन बिना रीज़न या अननेसेसरी काम करता है, जैसे कि अननेसेसरीली क्या करता है, एंटर्स और सर्चेस और कॉजेज टू बी एंटर्ड और सर्च एनी प्लेस अंडर कलर ऑफ एक्सरसाइजिंग एनी पावर कन्फर्ड बाय दिस एक्ट, और मतलब कि अननेसेसरीली वो किसी के घर या प्रॉपर्टी में बिना ज़रूरत के एंटर या सर्च करना, सीजेस द मूवेबल प्रॉपर्टी और एनी पर्सन ऑन द प्रेटेंस ऑफ सीजिंग और सर्चिंग फॉर एनी आर्टिकल लायबल टू कॉन्फिस्केशन अंडर दिस एक्ट, और किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी सीज करना अंतर्गत फॉल्स प्रेटेंस, और डिटेन सर्चेस और अरेस्ट एनी पर्सन, किसी को अननेसेसरीली डिटेन करना, सर्च करना या फिर अरेस्ट करना. शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 months और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 500 रुपीज़ और विद बोथ. तो ऐसे ऑफिसर को क्या सज़ा होगी, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 3 months तक, ठीक है, और फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज़ और विथ बोथ. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर ऑफिसर बिना ज़रूरत के सर्च, सीजर या फिर डिटेंशन या अरेस्ट करता है तो वो 3 month इम्प्रिजनमेंट से और 500 तक का फाइन के लिए लायबल होगा. मतलब कि एक्ट के पावर्स का मिसयूज़ स्ट्रिक्टली पनिशेबल है इस एक्ट के अंतर्गत. तो यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है. अब हम आ जाते हैं चैप्टर 7A पे, जो कि डील करता है पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ. ठीक है, ये जो चैप्टर 7A है इसमें 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 49A एंड 49B. ठीक है, ये 49B वाला जो सेक्शन है ये ओमिट कर दिया गया है, तो अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही सेक्शन हमें पढ़ना है इस चैप्टर में. सेक्शन 49A deals with penalty for import etc. of liquor unfit for human consumption or for altering or attempting to alter denatured spirituous preparation. देखिए क्या बोल रहा है 49A में, whoever import, export, transport, manufacture, collect, possesses, bottles or sells any liquor. अगर कोई व्यक्ति इम्पोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चर करता है, कलेक्ट करता है, पजेस करता है, या बॉटल में भरता है उस चीज़ को, या फिर बेचता है किसी लिक्विड को, या फिर alters or attempt to alter any denatured spirit or denatured spirituous preparation with the intention that such spirit or denatured spirituous preparation may be used for human consumption, whether as a beverage or internally as a medicine or in any other form or by any method whatsoever. अगर कोई denatured spirit या फिर denatured preparation ऑल्टर करे या फिर अटैम्प्ट करे ताकि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ हो सके, या फिर हैज़ इन हिज पोजीशन एनी स्पिरिट और denatured spirituous preparation in respect of which he intentionally or knowingly allows or knowingly suffers any person to alter or attempt to alter in either case with the intention specified in clause B any spirit into denatured spirit or into a denatured spirituous preparation. और अगर किसी के पास ऐसी स्पिरिट है और वो जानबूझकर नोइंगली किसी को ऑल्टर करने देता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए,
mixes denatured spirit or such altered denatured spirit or denatured spirituous preparation with potable spirit and such liquid denatured spirituous preparation spirit or altered denatured spirit as the case may be is found unfit for human consumption or causes injury to or death of human being. अगर कोई denatured spirit या फिर denatured spirituous preparation को ऑल्टर करके उसको पोर्टेबल स्पिरिट के साथ मिक्स करें और वो लिक्विड अनसेफ हो या इंजरी हो जाए उससे किसी को या फिर वो डेथ कॉज करे तो शैल बी पनिशेबल, वो पनिशेबल होगा. ये देखिए यहाँ पर दी हैं हमें punishment or penalties. Where such liquid denatured spirit, denatured spirituous preparation spirit or altered denatured spirit as the case may be. जहाँ वो लिक्विड डीनेचर स्पिरिट, डीनेचर स्पिरिचुअस प्रिपरेशन स्पिरिट या फिर ऑल्टर डीनेचर स्पिरिट इफ़ फाउंड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अगर वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट पाया जाता है तो क्या होगी सज़ा? टू इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 2 months बट विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन. इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 2 months यानी मिनिमम है 2 months बट विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड फाइन. और अगर इन सब चीज़ों से इंजरी हो जाती है किसी व्यक्ति को तो क्या पनिशमेंट है? टू इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 4 months बट विच में एक्सटेंड टू 4 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन. इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 4 months यानी मिनिमम 4 months और मैक्सिमम 4 years विथ फाइन. और अगर ऐसी चीज़ों को कंज्यूम करने से उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो क्या है इम्प्रिजनमेंट? क्या पनिशमेंट है? टू इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 2 years बट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन. यानी कि इम्प्रिजनमेंट होगी मिनिमम 2 years की जो कि मैक्सिमम होगी 10 years तक की प्लस फाइन. ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 केसेस दे दिए. अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट पाया जाता है तो फिर इम्प्रिजनमेंट 2 महीने से 2 साल तक की हो सकती है विथ फाइन. अगर किसी ह्यूमन बीइंग को इंजरी कॉज होती है उसको कंज्यूम करने से तो इम्प्रिजनमेंट जो है वो 4 months से 4 year तक की हो सकती है विथ फाइन. और अगर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है उसको कंज्यूम करने से तो मिनिमम 2 years और मैक्सिमम 10 years विथ फाइन. चलिए देखिए आगे सबसेक्शन 2. When any person is convicted under this section for a second or subsequent offense, he shall be punished in relation to circumstances. अब देखिए ये था फर्स्ट कन्विक्शन के लिए. अब अगर वो सेकेंडली या फिर सब्सिक्वेंटली बार बार उस चीज़ के लिए या फिर दूसरी बार वो कन्वर्ट किया जाता है अंडर क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 2, यानी कि अगर वो अनफिट फाउंड होती है तो क्या है? इम्प्रिजनमेंट with imprisonment which shall not be less than 6 months but which may extend to 4 years and shall also be liable to fine. Imprisonment minimum 6 months, maximum 4 years with fine. Under clause 2 of subsection 2, अगर इंजरी कॉज होती है उसके कंजम्पशन से तो क्या पेनल्टी है? With imprisonment which shall not be less than 1 year but which may extend to 6 years and shall also be liable to fine. यानी कि imprisonment मिनिमम होगा 1 year, मैक्सिमम होगा 6 year विथ फाइन. और अगर किसी की डेथ हो जाती है उस चीज़ को कंज्यूम करने से तो क्या पनिशमेंट है? टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years बट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन. उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फिर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है मिनिमम 5 years की, मैक्सिमम 10 years की एंड फाइन. ठीक है, ये सेकंड और सब्सिक्वेंट हम कन्विक्शन की बात कर रहे हैं. और सेक्शन 49B है जो वो ऑमिट हो चुका है. तो आई होप आप लोगों को चैप्टर 7 और चैप्टर 7A अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं. तो मंडे तक हमारा ये वाला एक्ट कंप्लीट हो जाएगा. अगर आप ADPO की फ्री क्लासेस ले रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन को इन्हांस करना चाहते हैं तो स्टे कनेक्टेड विद अस. वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.